ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष और अत्यंत विशिष्ट वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं हर एरिया पर एक ज्योतिषीय विश्लेषण देता हूँ। साप्ताहिक राशिफल आते हैं, ग्रहों के गोचर पर भी मैं यथासंभव वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन ये त्रैमासिक राशिफल जो होते हैं ये अति विशिष्ट होते हैं। जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष की महत्वता क्या है, जो व्यक्ति जानता है कि ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन बहुत अच्छा प्राप्त होता है, उनके लिए त्रैमासिक राशिफल अपने आने वाले 3 महीनों के एक इंडिकेशन प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्या अच्छा हो सकता है 3 महीने में, ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की ऊर्जा क्या है, किस डायरेक्शन में ग्रहों की स्थिति आपको लेकर जा रही है, क्या नेगेटिव हो सकता है, किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये सब मैं बताने की या एक विवेचना करने की कोशिश अपने त्रैमासिक राशिफल में करता हूँ। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। शुरुआत करें तो अक्टूबर में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। गुरु वक्री हो जाएंगे अक्टूबर के ही महीने में, सूर्य नीच के हो जाएंगे, मंगल नीच के हो जाएंगे। शनि नवंबर तक आते आते मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और अपने कुंभ के एक अंतिम सफ़र की तरफ चल पड़ेंगे। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनेगा। नवंबर के अंत तक आते आते बुध भी वक्री हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो राशि नहीं बदलेंगे। और दिसंबर तक आते आते मंगल महाराज भी वक्री हो जाएंगे और दिसंबर में तो ये हालात रहेंगे कि बहुत सारे ग्रह वक्र प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे। तो देखिए, साल का अंत बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। कुछ अच्छा होगा और ऑफ कोर्स अगर कुछ अच्छा होता है तो कुछ थोड़ी सी नकारात्मक चीज़ें भी होती हैं, और हमेशा की तरह मैं दोनों ही चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि कन्या है या आपकी चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने का प्रयास करूंगा कि यदि आपकी लग्न राशि कन्या है, आप बोलें कि मेरे लिए एक अलग राशिफल बनाइए, आपकी चंद्र राशि कन्या है, आप बोले कि मेरे लिए एक अलग राशिफल बनाइए, वो संभव नहीं है। वो ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता। जहाँ से आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं वहाँ से आप देखिए। मेरा व्यक्तिगत तौर से हमेशा ये मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। अगर आपको चंद्र राशि से सूट करता है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय बताऊंगा जिनके करने से अवश्य सकारात्मकता की वृद्धि होगी। शुरू करते हैं इस त्रैमासिक राशिफल का अक्टूबर के महीने के साथ। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना काफ़ी खास है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटनाएं हो रही हैं। ग्रहण लग रहा है, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, सूर्य नीच के, मंगल नीच के, बहुत कुछ हो रहा है। शुरू हम ग्रहण से ही करते हैं। 2 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में ही ग्रहण लग जाएगा। ये साल का अंतिम ग्रहण होगा, दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही प्रभाव लेके आते हैं। पहली बात तो है कि जब भी ग्रहण लगते हैं तो आप देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु ये एक दूसरे के संबंध में होते हैं। तो 4 ग्रह जिनका बहुत लेना देना है आपके जीवन से, वो संबंध में आ ही जाते हैं। तो मतलब कि कुछ ना कुछ खास तो है ग्रहण के बारे में। ग्रहण अगर नेगेटिव ही होता तो क्यों ग्रहण के दिन दान पुण्य की बात करी जाती है, क्यों ग्रहण के दिन साधनाओं की बात करते हैं। जो तंत्र साधनाएं करते हैं उनके लिए तो ग्रहण बहुत विशेष होता है। ग्रहण के समय हो, ग्रहण की रात हो, अवश्य बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं होती हैं, बड़े बड़े हवन होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ग्रहण बुरा ही है। हाँ, लेकिन जब इतने सारे ग्रह साथ में होंगे और ग्रहण की पेक्युलरिटी यह है कि एक पर्टिकुलर डिग्री पे सारे ग्रह आते हैं, तब वो लगता है, तो इसलिए संवेदनशीलता बढ़ती है। अब आपके लग्न भाव में है ग्रहण लग रहा, तो यहाँ पर क्या क्या विशेष हो सकता है। आप देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ है कि ग्रहण लग रहा है सूर्य और केतु के कारण, चंद्रमा के कारण। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो अमावस के आसपास ही लगता है, अमावस को ही लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे लगता है, उसके भी कारण होते हैं। तो यहाँ पर जब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो आपके लग्न के स्वामी और आपका लग्न दोनों ही इन्वॉल्व हैं। इसीलिए इस ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा एवं बुरा, वो कन्या पर ही होगा। बात करते हैं, पहले अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लग्न भाव में ग्रहण लग रहा है
तो सूर्य ग्रहण आने वाले 6 महीने की पटकथा तय करता है। सूर्य ग्रहण का मैदिनी ज्योतिष यानी कि जो हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, देश के लेवल पे बात करते हैं, उस पर भी बहुत प्रभाव रहता है और व्यक्ति के जीवन में भी प्रभाव रहता है। आने वाले 6 महीने की, जैसे मैंने कहा, रूपरेखा ग्रहण तय करता है। तो आपके लग्न भाव में ग्रहण लग रहा है, यानी कि बहुत विशेष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य क्या है? आपके 12वें घर के स्वामी है, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। आप में से कई लोग करने वाले इस समय में 3 महीने में एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरेंगे। वो अपने अपने स्तर पे होगा। वो लव लाइफ में भी हो सकता है, मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक आपके समय का पहिया खत्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है। आप में से कई लोग इस 3 महीने के कालखंड में जॉब चेंज करेंगे, उसमें डीप में हम जाएंगे, लेकिन केवल इस ग्रहण से ही मैं बता सकता हूँ। आप में से कई लोग इस 3 महीने में जॉब चेंज करेंगे। आप में से कई लोग इस 3 महीने में कंट्री चेंज करेंगे। आप में से कई लोग इस 3 महीने में इवन कह सकते हैं कि पार्टनर्स भी चेंज कर सकते हैं, रिलेशनशिप की जहाँ तक बात करूँ। और इवन जो लोग वैवाहिक हैं वहाँ पर भी कह सकते हैं कि किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो बहुत कुछ इस ग्रहण से होने वाला है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और आपके लग्न भाव में है। आप अपने जीवन के एक चक्र को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे इस टाइम में। क्यों? जैसे मैंने कहा, लग्न भाव में है, लग्नेश इन्वॉल्व, और ग्रहण चेंज लाता है। यही वो सेंसिटिव पॉइंट होते हैं। आमतौर पर तो गोचर चलते रहते हैं, लेकिन ऊर्जा कहाँ से बदलती है साल में? ग्रहणों से बदलती है। महीने की ऊर्जा कहाँ से बदलती है? अमावस्या से, पूर्णिमा से बदलती है। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो आने वाले 6 महीने ये सूर्य ग्रहण के कारण बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। अच्छी चीज़ क्या है कि ये ग्रहण जब लगने में लगता है ना, और स्पेशली कन्या वालों के लिए, जो वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन मैं कई बार बताता हूँ कि वो कोई बड़ा कदम उठाने से बहुत डरते हैं। आप इनसे प्लानिंग करवा लीजिए, आप इनको कोई टास्क दे दीजिए कि भाई ये एनालाइज करना है, डेटा कलेक्ट करना है, सब कर लेंगे, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी लैक करते हैं कभी कभी। बड़ा कदम उठाने सोच लेंगे सब कुछ कि हाँ मैंने ये करना है, ये करना, पूरी तैयारी, वहीं पे 99% पे आके ये फ्रीज हो जाते हैं, नहीं मुझसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। ये वो ग्रहण है जो आपको नॉर्मल से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ हटके करना होगा, यानी कि रिस्क लेना होगा, बदलाव लाने होंगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। जो अब तक करते आ रहे हैं, अगर वही करते आए तो अब तक आगे भी वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और आप में से कई लोग, जैसा मैंने कहा, अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए प्रेरित रहेंगे, और आप में से कई लोग ये बड़े बदलाव लाएंगे भी। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए ग्रहण को। हाँ, कुछ बुरे प्रभाव होंगे, मैं बताऊंगा अवश्य, लेकिन ये बड़े बदलाव का समय है। आपके लग्नेश भी इन्वॉल्व हैं, और ये अगर हम भावों की ही बात करें तो बुध लग्न के स्वामी है, सूर्य 12वें घर के स्वामी है। 12वां घर अंत दिखाता है और लग्न स्टार्ट दिखाता है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि जीवन में एक नया चाल चक्र, एक नया काल चक्र, दोनों ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो कन्या के लिए तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण सबसे बड़े बदलाव लेके आएगा। मैं कहूँगा पूरे 3 महीने की अगर हाईलाइट्स हैं, उसमें से टॉप 5 में आपका ग्रहण ही रहेगा, और महीने के शुरुआत से ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। जो आप करना चाह रहे थे ना, उसका रास्ता आपको दिखेगा। जो आप प्राप्त करना चाह रहे थे, जो अचीव करना चाह रहे थे, जिस रास्ते पे चलना चाह रहे थे, अभी तक सब कुछ धूमिल दिख रहा था, इस ग्रहण के कारण आपको रास्ते दिखेंगे। लेकिन पुनः कहूँगा, ग्रहण नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने, जैसे मैंने कहा, पुनः अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। बुरा क्या हो सकता है? बुरा थोड़े से जिन लोगों की दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, उनके साथ हो सकता है। क्यों? अब ग्रहण लगा कहाँ पे लगा? लग्न में। लग्न में ऑलरेडी कौन है? केतु। और ग्रहण लग रहा है तो साथ में कौन है? लग्नेश। लग्न में ग्रहण लग रहा है। सेहत, अक्टूबर के महीने से ही, बल्कि थोड़े से पहले से ही आपको सेहत पर बुरा प्रभाव महसूस होगा। वैसे ही कई करने वाले जातक अपने जीवन में सेहत से जूझ रहे होंगे, क्योंकि केतु लग्न में गोचर करे थे। वो अकेले काफ़ी नहीं थे कि यहाँ पे ग्रहण भी लग गया, और ग्रहण लगा तो किस पे लगा? सूर्य पर। सूर्य क्या है? 12वें घर के स्वामी हैं। ऑलरेडी अगर आप किसी डिजीज से निकल रहे थे तो प्रॉब्लम और होगी, और यहाँ पर आपको बीमारियाँ, हेल्थ इश्यूज बहुत तंग कर सकते हैं। दूसरा, खर्चा बहुत हो जाएगा। अचानक से कुछ ऐसी चीज़ों पे खर्चा बढ़ेगा जिनके लिए आप तैयार नहीं थे। जिनकी दशा अंतरदशा यहाँ पे अच्छी चल रही है, उनको जॉब चेंज करने का अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि दशमेश
उच्च के हैं और ग्रहण के साथ, यानी कि बड़ा चेंज। लेकिन ऐसे लोग जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत नेगेटिव है, उनके लिए यहाँ पर अचानक से अक्टूबर के स्टार्ट में जॉब जाने के भी योग बन सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को, अगर किसकी बात करें, जिनके कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं या आपको लग रहा है आपका टाइम बुरा चल रहा है, देखिए ज्योतिष में हम जब कुंडली देखते हैं हमें दिख जाता है कि हाँ ये दशा अंतर्दशा खराब होगी, अच्छी होगी। व्यक्ति को भी एहसास होता है कि ना आप हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, काम नहीं बन रहे, अटक रहे हैं, ऊर्जा ही अजीब सी हो गई है, तो मतलब कि टाइम बुरा चल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा लक फेवर नहीं कर रहा, थोड़ा सा बच के रहिएगा। और क्योंकि इतने सारे ग्रह मिलकर सप्तम को देखेंगे और ग्रहण युक्त सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे, यानी कि अक्टूबर के शुरुआत में मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। तो ये ग्रहण का कुछ अच्छा प्रभाव है, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। एक और चीज़ कहूँगा, मंगल देख रहे हैं लग्न को जहाँ पे ग्रहण लग रहा है, और यहाँ पे सूर्य है जो नीच अभिलाषी है, मंगल भी नीच अभिलाषी है। यहाँ पर छोटे मोटे इंजरी के योग भी आपके बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इन नेगेटिव चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक ऊर्जा में बदलाव अवश्य फील करेंगे। इसके बाद 9 तारीख को बहुत बड़ी चीज़ होगी, वो होगा गुरु महाराज का वक्री हो जाना। 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे और बलशाली हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है और बलशाली हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज़ होती है, लेकिन बलशाली हो जाता है। अब भाग्य स्थान में बैठा एक ग्रह बलशाली हो गया, और वो क्या कौन है? आपके भाग्य के कारक, यानी कि सभी के भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति। तो उनका वक्री होना यानी कि जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति की क्योंकि एक दृष्टि लग्न पर होगी और अभी अभी ग्रहण होके गुजरा होगा, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि वक्री बृहस्पति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे कि आपको चेंजेस लाने में मदद होगी। वक्री बृहस्पति की एक दृष्टि तीसरे घर पर, यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत देंगे, लेकिन ये क्योंकि मंगल की राशि है तो ओवर कॉन्फिडेंस तक जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये एक चीज़ कन्फर्म है कि वक्री गुरु ज्ञान के कारक और तीसरा भाव स्किल्स का, वक्री गुरु के होते ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन वक्री गुरु तीसरे घर को देख रहे हैं, अपने भाई बहनों से संबंध थोड़े से बनाकर रखिएगा, बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। गुरु की एक दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। ये किन के लिए अच्छा है? जो दंपति, जो महिलाएं, या दंपति की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर मेल की कुंडली है तो उनको भी मौका मिलेगा। जो लोग नॉर्मल या नेचुरल कंसीविंग नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए यहाँ पर कंसीविंग के रास्ते खोल सकते हैं। नेचुरल नहीं, लेकिन अननेचुरल, यानी कि डॉक्टर्स की मदद से। फॉर एग्जांपल IVF। अब IVF भी एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं कि आप इलाज कराएं और आपकी कंसीविंग हो ही जाए। बहुत मुश्किल प्रोसीजर्स होते हैं, और स्पेशली महिलाओं के लिए तो इतना मुश्किल ये पूरा फिनोमिना होता है। इतना कुछ उनको तो सलाम है महिलाओं को कि वो उनके अंदर इतना, वो तो मातृत्व भाव है, वो ही कर सकती हैं ऐसे तो, लेकिन बहुत चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है। तो अगर आपको अननेचुरल प्रोसेस से आप अगर कंसीविंग प्राप्त करना चाहते थे, उनके लिए अच्छा टाइम है। लेकिन नेगेटिव किसके लिए होगा? जो महिला यहाँ पे गर्भ धारण कर चुकी हैं, उनको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर क्योंकि वक्री बृहस्पति और पंचम को देख रहे हैं, बुद्धि भी थोड़ी वक्र हो जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में नहीं होगी। यानी कि आपको थोड़े से अलग प्रकार के आइडियाज आना शुरू होंगे जो आपको आगे लेके जाएंगे। बृहस्पति पंचम और पंचम से 11वें दोनों पर प्रभाव डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स का अचानक से भाग्य चमकेगा और नए मौके उनको प्राप्त होंगे। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमने बोल दिया बृहस्पति ये वो, लेकिन बृहस्पति आपके लिए बाधकेश है। इसीलिए जब यहाँ पे बैठेंगे तो मौके तो 1000 देंगे, लेकिन हर चीज़ बाधाओं से रहित नहीं होगी, बाधाओं के साथ होगी। तो थोड़ा सा वो अपना, जैसे मैंने कहा ना कि देखिए कुंडली में ग्रह 9 हैं, भाव 12 हैं, राशियाँ 12 हैं, नक्षत्र आदि की बात मैं ज़्यादा नहीं करता, लेकिन अब इन्हीं के पास सब कुछ है, तो अच्छा भी देंगे बुरा भी देंगे। तो यहाँ पे मौके बहुत देंगे, लेकिन आराम से नहीं देंगे, क्योंकि वो वक्र हैं और वक्र से ज़्यादा वो आपके लिए बाधक ग्रह बन जाते हैं। लेकिन हाँ, जब जैसे ही गुरु वक्री होंगे तो क्योंकि वो चौथे घर के भी स्वामी है, फैमिली लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा वक्री बृहस्पति पर एक वीडियो अवश्य बनाऊं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हाँ, पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर वक्री गुरु पिताजी की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इसके बाद 9 अक्टूबर को होगा एक बहुत बड़ा, 10 अक्टूबर को होगा, वो होगा बुध का दूसरे भाव में आ जाना। बुध धन स्थान में आ जाएंगे और कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए शुक्र के साथ गोचर उनका होगा या फिर कहीं योग उनका होगा। बुध क्या है? लग्नेश है, दशमेश है, और शुक्र क्या है? धनेश है। शुक्र क्या है? भाग्येश है। तो ये बहुत अच्छा मौका है अपने धन को बढ़ाने का, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है तो कार्य क्षेत्र में तो पैसा बढ़ेगा ही, लेकिन बिजनेस के भाव से सप्तम से भी अष्टम में है, अचानक से बिजनेस में भी धन की प्राप्ति हो सकती है। वाणी का कार्य करते हैं, वाणी से संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा, और कुटुंब में यानी कि घर में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है। इवन जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर्स ढूंढ रहे थे उनको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। इसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र 13 तारीख को आपके तीसरे भाव में यानी कि वृश्चिक में विराजमान हो जाएंगे। शुक्र का तीसरे घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। शुक्र का गोचर करीबन 1 महीने के आसपास ही होता है, 1 महीने से थोड़ा सा कम ही होता है। अब शुक्र की बात करें, तीसरे भाव में है। अब भाग्येश आ गए तीसरे भाव में, यानी कि भाग्य और पराक्रम दोनों साथ में, और यहाँ से वो देखेंगे अपने भाव को, यानी कि भाग्य का भरपूर साथ आपको 13 अक्टूबर के बाद मिलेगा। और क्योंकि शुक्र धनेश भी हैं, यानी कि अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने स्किल से, अपने जज्बे से पैसा कमा पाएंगे। जो सीखा है उसको धन में कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा, पैरेलल इनकम स्टार्ट करनी हो उसका मौका मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, शुक्र का गोचर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। इवन तीसरे घर का शुक्र का गोचर इच्छाओं को जागरूक करता है, और जो पहला प्यार होता है, जो पहला एक रोमांस होता है, वो इन्फेक्चुएशन हो या कुछ भी हो, वो भी शुक्र के तीसरे भाव से ही देखी जाती है या फिर तीसरे भाव से देखी जाती है। तो वहाँ पर कुंडली की बात करें, जब हम कंसल्टेशन देखते हैं तो वहाँ पे हम तीसरे भाव को भी लेते हैं, मंगल भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र का आना यानी कि आपका इवन नया रिलेशनशिप या फिर फर्स्ट रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। शुक्र तीसरे भाव में आते हैं तो बहुत इच्छाओं को जागरूक करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो इच्छाओं की पूर्ति भी करवाते हैं। राहु का प्रभाव भी रहेगा शुक्र के ऊपर, ये भी अच्छा है क्योंकि शुक्र राहु को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली अपनी कई इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाएंगे। इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके धन स्थान में जाकर बैठ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। नीच के ग्रह को कभी भी आज के टाइम में बुरा नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो वो धन स्थान में है और 12वें घर के स्वामी हैं। विदेश से पैसा बहुत तेज़ गति से आएगा, यानी कि अगर आप ऑलरेडी विदेश में काम करते हैं, अगर आप MNC में काम करते हैं, पैसा होगा। अगर आपका हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, इलीगल सोर्स ऑफ इनकम है, पैसा बढ़ेगा। अगर आप कुछ ऐसा जरिए से पैसा कमाते हैं जो आप जिसमें पैसा बचाते हैं, टैक्स के थ्रू है, कैसे भी हो, वहाँ पे भी पैसा बढ़ेगा। यहाँ पे क्योंकि आपका सूर्य का योग धनेश से हुआ है, आपके लग्नेश का योग धनेश से हुआ है, तो पैसा भी यहाँ पर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन सूर्य नीच के हैं तो वाणी पर बहुत नियंत्रण। दूसरा, सूर्य जब दूसरे घर में आके नीच के हो जाए, उन पर बुरा प्रभाव पड़ जाए, सरकार से बाधा आती है। तो अगर आप अपना कुछ काम करते हैं या वैसे भी कहीं ना, अब फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस करता है तो हो सकता है उनको सरकार से नोटिस आ जाए, कोई लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप नहीं करते तो हो सकता है आपका चालान कट जाए। आजकल तो चालान ऐसा नहीं कि सामने पुलिस वाले लोग खड़े हों, आप आजकल तो घर में सीधा चालान आता है। तो कुछ फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला है कि जब दूसरे भाव में सूर्य आते हैं, नीच के हो गए, शनि का प्रभाव हो गया, कुछ भी कई चीज़ें होती हैं, और तो यहाँ पर आपको सरकार से कोई बाधा, सरकार से कोई नुकसान भी हो सकता है। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। और नीच के सूर्य क्योंकि दूसरे भाव में है, कुटुंब में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली पैसों को लेकर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बहुत बुरा प्रभाव फैमिली के संबंध पर पड़ सकता है। सूर्य बुध का युति बुध आदित्य योग बनता है और दूसरा भाव भी कहीं ना कहीं आपके ग्रैस्पिंग पावर बताता है। तो आपको बहुत कुछ समझ अवश्य आएगा, लेकिन क्योंकि सूर्य नीच के हैं तो थोड़े से लालच से बचिएगा। कुछ ऐसी चीज़ों में पैसा मत डाल दीजिएगा जो दिखने में तो बहुत चमके लेकिन बाद में आपको नुकसान दे सकती है। तो मिश्रित प्रभाव है, धन आएगा, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कहीं, स्पेशली वाणी को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। एक अच्छी चीज़ है, सूर्य जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपका जो अर्थ त्रिकोण है वो पाप ग्रहों से बहुत प्रभावित हो जाएगा।
इससे होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत बढ़ती है। तो इंटरव्यू हो, जॉब चेंज करना हो, स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन हो, इन सबको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर इस त्रिकोण योग द्वारा मिलेगा। इसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा 20 अक्टूबर को, और मंगल भी नीच के हो जाएंगे। मंगल आ जाएंगे आपके 11वें घर में। अब ये 20 अक्टूबर है, लेकिन अब ये मंगल का इस साल का आखिरी गोचर है, यानी कि इसके बाद मंगल अब राशि नहीं बदलेंगे, क्योंकि दिसंबर में वक्री हो जाएंगे तो आगे तो बढ़ेंगे नहीं, तो ये इसके बाद राशि नहीं बदलेंगे मंगल। अब पुनः कहूँगा, नीच का ग्रह कोई बुरा प्रभाव नहीं देता, बल्कि वो तो आपके अष्टमेश हैं, तो लाभ स्थान में है, तो अचानक से बड़ी धन प्राप्ति, हिडन इनकम, फिर से कहूँगा स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ हो सकता है। और यहाँ के बैठे मंगल खुद धन स्थान को देखेंगे तो ये लाभ और धन स्थान का तो योग हो ही गया। तो मंगल के गोचर से आपको बहुत बड़े बड़े धन लाभ होने की आकांक्षा बन ही जाती है, लेकिन पुनः नीच का मंगल इच्छाओं से भर देगा आपको। तो अगर अपने इच्छाओं पर आप नियंत्रण नहीं लगा पाए तो गलत डायरेक्शन में भी जाने में समय आपको लगेगा नहीं। मंगल की एक दृष्टि रहेगी पंचम, और ये उनकी उच्च की राशि है। अब उच्च की राशि पर मंगल का प्रभाव उग्रता बढ़ाता ही है। अब ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि से तो आपको लाभ देगा, लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में है थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे जो आपने सोचे समझे नहीं थे। मंगल की एक दृष्टि रहेगी शनि पर, ये षडाष्टक योग बना। अब ये थोड़ा सा विस्फोटक भी हो सकता है, लेकिन इसका अच्छा प्रभाव होगा कि आपके जो लीगल कार्य हैं उसमें सफलता मिल सकती है, करियर में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ये फ्रस्ट्रेटेड बहुत कर देगा, छोटी छोटी बातों पर आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। मैं ये कहूँगा कि बदलाव बहुत आएंगे, लेकिन क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो है अपनी सेहत पर। कहने को तो इस महीने में एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा बुध महाराज का, जब वो 29 अक्टूबर को आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये एकदम महीने के अंत में है, इसका प्रभाव नवंबर से ही ज़्यादा आएगा, इसलिए मैं इसको नवंबर में इंक्लूड करूँगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अब नवंबर पे चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना भी खास है क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं, सबसे बड़ा प्रभाव तो वही होगा इस महीने का। लेकिन महीने के अंत में भी एक बहुत विशेष चीज़ होगी। शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था, वो होगा बुध महाराज का तीसरे भाव में आगमन। 29 अक्टूबर को बुध आपके तीसरे घर में आ गए होंगे, क्योंकि अंत में था तो नवंबर से ही प्रभाव ज़्यादा आता। बुध लग्नेश हैं और उनका तीसरे घर में आना हमेशा अच्छा ही प्रभाव देता है। लग्नेश का तीसरे घर में आना जीवन में उमंग लेके आता है, जीवन में एक नया रास्ता लेके आता है, नई किरण लेके आता है, होप की, कहीं ना कहीं उत्साह की। हर प्रकार से तीसरा भाव आपके अंदर एक जज्बा भरता है, पराक्रम भरता है, साहस बढ़ता है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत आपके अंदर अवश्य लेके आता है। तो तीसरे घर में बुध का आना अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुछ दिनों के लिए उनका जो योग है वो शुक्र से भी होगा, और शुक्र एक प्रकार के आपके योग कारक ग्रह ही हैं, धनेश हैं, भाग्येश हैं, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब शुक्र है धनेश, यानी कि कोई रुका हुआ पैसा था वो आपका नवंबर के शुरुआत में आ सकता है। भाग्येश हैं और आपके लग्नेश के साथ बैठे हैं, और वो पराक्रम के भाव में, यानी कि जो भी करेंगे एटलीस्ट 9 तारीख तक तो आपको उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद भी है, लेकिन ये जो योग है शुक्र और बुध का, ये अति विशेष होगा। बुध की अगर हम बात करें तो वो आपके लगने के स्वामी तो हैं ही, लेकिन बुद्धिमत्ता के कारक हैं, और शुक्र क्या है, लक्ष्मी है। तो इन दोनों का योग कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने स्किल से, अपने हुनर से बहुत कुछ अर्जित करता है। धन तो होता ही है, बाकी भी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करता है। इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो योग है ये बहुत विशेषता या विशेष शुभ प्रभाव आपके जीवन में लेकर आएगा। तीसरा भाव, जैसा मैं कई बार कहता हूँ कि चीज़ों को स्टार्ट करने का है, तो यहाँ पे लग्नेश है, शुक्र है, तो शुक्र की शुभता भी प्राप्त होगी। और गुरु भी देख रहे हैं, खैर गुरु वक्री हो गए, आपके बाधक है, लेकिन फिर भी उनका एक मूल नेचर तो लोगों की हेल्प करना ही है। तो बहुत अरसे से कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसका भी आपको एक जो अच्छा प्रभाव है वो बुध के कारण या बुध शुक्र की युति से मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, राहु का प्रभाव है। अब जब तक शुक्र है यहाँ पर, वहाँ तब तक तो बुध को संभाल लेंगे, क्योंकि राहु अगर किसी के कंट्रोल में आते हैं तो केवल शुक्र के। लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी पलटेंगी, बल्कि
महीने के अंत में, जैसे मैंने कहा कुछ बहुत बड़ा होगा महीने के अंत में, वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी और बदलना शुरू हो जाएंगी, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन ये बुध शुक्र की युति, बुध का तीसरे घर में आना तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव देकर जाएगा। शनि का प्रभाव भी होगा, और शनि भी मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, और शनि आपके यहाँ पे राजयोग, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये भी बता रहा है कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य, क्योंकि लग्नेश का यहाँ पे लेना देना हो गया, यानी कि बुध का कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आपका नवंबर के शुरुआत में पूरा हो सकता है, लीगल हो या अदरवाइज। इसके बाद 9 नवंबर को क्या होगा, 9 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा, और शुक्र आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि धनु में। शुक्र का चौथे घर में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है, धनेश है और चौथे घर में आ गए, यानी कि घर में ही पैसा आएगा। अच्छा, चौथे घर में आए हैं, अपने से 11वें भाव के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी से लाभ होगा। शुक्र का चौथे घर में आना अपने आप में प्रॉपर्टी का कारक बन जाता है। मंगल पहले कारक है, शुक्र सेकेंडरी कारक है। तो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या उससे लाभ कमाना हो, यानी कि कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी हो, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप अपने घर का सौंदर्यकरण कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुक्र जब चौथे घर में आते हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे। नया वाहन खरीदने के लिए भी अच्छा प्रभाव देंगे। भाग्येश है, यानी कि घर में भी भाग्य आएगा, घर में लक्ष्मी आएगी। हो सकता है यहाँ पे आप अपने घर में शुक्र के गोचर के 1 महीने के अंदर कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कराएं, घर में कोई मांगलिक कार्य हो, किसी की शादी हो, किसी का कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या फिर सपरिवार आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएं 9 नवंबर के 1 महीने के अंदर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। यहाँ से शुक्र आपके 10वें घर को देख रहे हैं, भाग्यस्थान के स्वामी 10वें घर को, यानी कि करियर में भाग्य का साथ मिलेगा। धन स्थान के स्वामी शुक्र है, वो भी 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन शुक्र का प्रभाव ऑफिस पॉलिटिक्स लेके आता है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स आपको तंग करेगी। 9 नवंबर के बाद से कुछ टाइम ऑफिस पॉलिटिक्स का बहुत प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। शुक्र वाहन के कारक भी बनते हैं, तो वाहन खरीदने के लिए भी अच्छा टाइम है। लेकिन एक और पेक्युलरिटी होती है कि अगर शुक्र चौथे भाव में है तो छोटे मोटे वाहन दुर्घटना के योग भी बन जाते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और यहाँ पे खर्चों पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि खर्चे आपके बहुत तेज़ गति से अचानक से बढ़ सकते हैं। एक बहुत विशेष चीज़ है कि शुक्र यहाँ पे केतु से और राहु से दोनों से ही केंद्र में होंगे। राहु से होंगे 10वें भाव में, और केतु से होंगे चौथे घर में। राहु से 10वें भाव में शुक्र का होना, यानी कि करियर में अचानक से पैसा बढ़ना, आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ना, और अचानक से कुछ ऐसे कार्य मिल जाना कार्य क्षेत्र में या इवन लाइफ में जो शायद थोड़े से अलग से हो, लेकिन उसका आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। केतु से चौथे घर में शुक्र का आना केतु को कंट्रोल करेंगे, तो जो इमोशनल अप्स एंड डाउन आएंगे उन पर शुक्र का थोड़ा सा अच्छा प्रभाव रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा शनि का मार्गीय होना। 15 नवंबर को शनि मार्गीय हो जाएंगे। वक्री चल रहे थे छठे घर में, क्या छठे घर का वक्री ग्रह तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन बीच में क्योंकि मई जून के आसपास या जुलाई के आसपास बुध की स्थिति भी थोड़ी बिगड़ गई थी, तो वहाँ पे कन्या वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। अब यहाँ पे शनि मार्गी हो रहे हैं और अपने अंत की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब कुंभ में उनका कुछ ही टाइम रह गया है। 2025 के शुरुआत में ही मार्च के आसपास वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, बहुत लंबा अरसा बिताते हैं। ये होता है कि शनि शुरुआत में तंग करते हैं, लेकिन उसके बाद अपना अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, और मार्गी हो गए तो जीवन की कई कठिनाइयों को कम करेंगे। आपके पंचमेश हैं, जो माइंड में थोड़ी सी अनक्लैरिटी आई थी उसको कम करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष रहेगा, और क्योंकि अर्थ त्रिकोण भी है, जो मेहनत आपने करके रखी थी इससे पहले, हो सकता है आप में से कई लोग पिछले 4-5 महीने से बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो कुछ मेटलाइज नहीं हो रही होगी, करियर में हो वैसे हो, मेनली करियर में कहूँगा। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे, जो आपकी मेहनत थी वो रंग लाएगी, उसका अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कंपटीशन हो, स्ट्रगल्स से निकलना हो, प्रॉब्लम से निकलना हो, हर चीज़ में शनि आपको अच्छा प्रभाव देंगे। छठे घर के शनि वैसे ही अच्छे होते हैं। यहाँ से उनकी एक दृष्टि अष्टम पे होगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर सेहत की प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन अदरवाइज तो शनि का ये प्रभाव मार्गी होना अच्छा ही रिजल्ट लेके आएगा। बल्कि क्योंकि वो छठे भाव में बैठकर आपके 12वें घर को देखेंगे, पुनः कहूँगा जीवन में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का ये टाइम होता है। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, और सूर्य आपके तीसरे भाव यानी कि वृश्चिक में आकर आपके लग्न के स्वामी बुध के साथ ही योग बनाएंगे। नीच की राशि से निकल गए सूर्य और तीसरे घर में आ गए। तीसरे घर के सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं।
अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। आपके 12वें घर के स्वामी है, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। पुनः 12वां घर तीर्थ स्थलों का भी होता है, तीसरा भाव यात्राओं का होता है। तो हो सकता है आप में से कई लोग इस समय पे, क्योंकि यहाँ पे वो गुरु को भी देख रहे हैं जो चौथे घर के स्वामी हैं फैमिली के, तो आप में से कई लोग शायद नवंबर और दिसंबर में किसी बड़े तीर्थ स्थल पर आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। बड़े तीर्थ स्थलों पर जाने का अवसर ही प्राप्त होता है, भाग्य से ही होता है। कई बार आप सोचते रहेंगे मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, जब तक समय नहीं आएगा ना बड़े तीर्थ स्थलों पर नहीं जा सकते। लेकिन आप में से कई लोगों को वो सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। सूर्य तीसरे घर में आकर और अपनी जो उनकी जो ऊर्जा है वो और बढ़ जाती है, और व्यक्ति के अंदर जो क्षमता होती है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर चीज़ में प्रभाव अच्छा आता है। यहाँ पे देखिए तो आपका जो काम त्रिकोण है बहुत एक्टिवेट हो गया। राहु है, मंगल है, सूर्य है। अब राहु के कारण क्या होगा ना कि जिनका विवाह नहीं हो रहा था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विवाह का योग एकदम बन जाएगा, लेकिन राहु कैटलिस्ट का काम करते हैं, त्रिकोण एक्टिवेट हो गए, तो जिनका विवाह बहुत लंबे टाइम से नहीं हो रही है उनके लिए स्पेशली है, जो विवाह करना चाहते थे और नहीं हो रहा था लंबा अर्सा, यानी कि आपकी थोड़ी सी एज निकल गई थी। अब कई लोग होते हैं विवाह करना ही नहीं चाहते, उनकी अलग बात है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी होता है कि कई बार कई कुंडलियां होती हैं जिसमें विवाह नहीं करना चाहिए। ये तो अच्छा है, लोग आजकल पूछने लगे। आज से 5 साल 6 साल पहले कोई पूछता नहीं था कि विवाह करूं या ना करूं। आजकल मेरे पास बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कंसल्टेशन में कि आप बताइए कि क्या मेरी कुंडली ऐसी है कि मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हुआ उनको विवाह करने का कोई ना कोई मौका, यानी कि चीज़ें आगे अवश्य बढ़ सकती हैं। और ये काम त्रिकोण में बनना, यानी कि आप देखेंगे आपके नवंबर के अंत की तरफ, क्या मध्य से अंत की तरफ, कोई बहुत पुरानी इच्छा, कोई बहुत पुराना रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। ये भी अच्छा है प्रभाव। शनि का प्रभाव भी सूर्य पर होगा और ये केंद्र भाव में होंगे। जो सरकारी जॉब करते हैं उनको नवंबर या दिसंबर में कोई बहुत बड़ा लाभ होगा, और जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं उनको भी लाभ हो सकता है। और कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं हम, तो कोई सरकारी कार्य अगर अटक रहा था वो भी आपका पूर्ण हो सकता है। तो अच्छा प्रभाव है सूर्य का अवश्य, लेकिन फिर से खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं। अब एक और बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन फिर से उसका विश्लेषण तो मैं दिसंबर में करूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं 29 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे और साल के अंत तक वक्री ही रहेंगे। अब प्रभाव सब पर पड़ेगा, लेकिन आप पे क्यों फिर से ज़्यादा, क्योंकि आपके लग्नेश, इसलिए जो कन्या और मिथुन वाले होते हैं ना, इनके जीवन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि इनके लग्नेश बुध हैं जो साल में 3 से 4 बार वक्री हो ही जाते हैं रोध होके। तो यहाँ पर फिर से साल के अंत में वक्री हो रहे हैं और जीवन में फिर से थोड़े से उतार चढ़ाव बढ़ेंगे। इनकी विवेचना हम करेंगे नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना बहुत विशेष है, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे वक्री ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा जीवन पर, जिसका अवश्य कुछ अच्छा प्रभाव भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। सबसे पहले बुध की ही चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि 29 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे और साल के अंत तक वक्री ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो बुध पर कितने वक्री ग्रहों का प्रभाव है। खुद वक्री हो गए, राहु जो खुद वक्री ही चलते हैं हमेशा, यानी कि उल्टे ही चलते हैं, वो भी देख रहे हैं। और वक्री बुध पर राहु का प्रभाव घातक होता है व्यक्ति के अपने लिए। मैं बताता हूँ कैसे। और वक्री गुरु भी हैं, तो बुध वक्री गुरु की दृष्टि, राहु जो सदैव वक्री रहते हैं। अब यहाँ पर वक्र बुद्धि हो जाती है। बुध का वक्री होना ही मतलब कि उल्टी बुद्धि। लेकिन राहु का प्रभाव और वक्री गुरु का प्रभाव ये व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा ही रिस्क लेने पर मजबूर कर सकती है। आपकी प्रकृति ना एकदम विरुद्ध हो जाएगी आपके, शायद आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप देखिएगा कभी जनवरी फरवरी मार्च अगले साल, वहाँ पे आपका ना कोई दोस्त अवश्य बोलेगा जानने वाला, या खुद ही पूछेगा कि क्या मेरा नेचर थोड़ा दिसंबर में बदल गया था। वो अवश्य बोलेंगे कि हाँ आप थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहे थे, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हो और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है। इसका अच्छा रिजल्ट क्या हो सकता है, हाँ आपके अंदर सब कुछ एकदम कॉम्पिटिटिवनेस हो गई, एकदम आगे बढ़ने का जज्बा हो गया, कुछ अलग कर दिखाने की क्षमता होगी, अपने स्किल्स को दिखाने की क्षमता होगी, ये सब आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप बहुत हर चीज़ में ओवर की तरफ जाएंगे, यानी कि ओवर एंथुजियाज्म, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्सप्रेसिवनेस, ये वक्री बुद्ध के कारण होगा।
और वक्री ग्रहों के प्रभाव के कारण होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या केयरफुल रहना है कि अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने बौद्धिक क्षमता पर बहुत कंट्रोल करना है। मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि नवंबर के अंत से ही मेडिटेशन शुरू कर दीजिएगा, गायत्री मंत्र का अवश्य जाप करना शुरू कर दीजिएगा और गणपति जी की पूजा अवश्य शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से थोड़ा सा ये बुध का प्रभाव ठीक हो सकता है। इसके कुछ और अच्छे इम्पैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। पहला, क्योंकि सप्तम से नवम में है, बिजनेस में अचानक से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। करियर के भाव से छठे में है, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ नया सीख भी पाएंगे और इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, और इवन जो प्रॉब्लम्स आपको लगती थी उसको भी बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि दिसंबर के महीने में आपके कलीग्स आपको बहुत तंग करेंगे, और क्योंकि बुध लग्न के स्वामी भी हैं, इतने वक्री ग्रहों का प्रभाव सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। दिसंबर के महीने में आपको स्किन डिसऑर्डर्स, गले की प्रॉब्लम, ENT, हड्डियों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये बहुत तंग करने वाले हैं, और ये प्रभाव बढ़ता रहेगा। आगे कैसे बताता हूँ, क्योंकि एक और ग्रह वक्री हो रहा है। तो ये महीना दिसंबर का आपके लिए मैं कहूँगा, अगर पूरे 3 महीने को देखूँ तो दिसंबर का महीना थोड़ा सा आपका अनसर्टेनिटी वाला है, थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा और बहुत ईजी नहीं जाएगा, थोड़ा सा अनईजी जाएगा। इसके बाद 2 दिसंबर को शुक्र का गोचर होगा। शुक्र आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे मकर राशि में। शुक्र तो आपके धनेश हैं, उनका पंचम में आना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी, ये लक्ष्मी स्थान है और ये धन स्थान है। धन स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, तो पैसा तो आएगा ही। चौथे से दूसरा भाव में, यानी कि घर में वृद्धि होगी, घर में पैसा आएगा। और आपके भाग्य स्थान के स्वामी है और अपने से नवम में है, ये अपने आप में भाग्य योग होता है। तो शुक्र का पंचम में आना भाग्य आपका साथ देगा, और पंचम में शुक्र आते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। और क्योंकि सप्तम से 11वें में अच्छी स्थिति में है, यानी कि विवाह के योग भी बनते हैं और आपके पति या पत्नी का पैसा भी यहाँ पर बढ़ सकता है, बहुत अच्छा है। धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान को देखेंगे, जहाँ पे नीच के मंगल, मतलब कि होने वाले जो नीच के हैं मंगल, वो बैठे होंगे, और मंगल अष्टमेश भी है, तो बड़ा धन प्राप्ति यहाँ पर भी दिख रही है। तो शुक्र का पंचम में आना तो बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शुक्र अधिकतम जगहों पर अच्छा ही प्रभाव देते हैं। और अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि केतु देख रहे हैं, तो उसको भी सुलझाने का थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। गुरु की दृष्टि है, वक्री गुरु की शुक्र पर, तो गुरु क्या है, भाग्य है, और शुक्र क्या है, लक्ष्मी है। तो अलग प्रकार से धन प्राप्ति के मौके आपको प्राप्त होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे थे कि मैं इस प्रकार से धन कमाऊंगा, लेकिन मौका किसी दूसरे प्रकार से आ गया। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा अपने नेचर में, आपको धन प्राप्ति के मौके अवश्य प्राप्त होंगे। कुछ समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए भी ये मौका आपका बहुत अच्छा है। इसके बाद होगा मंगल का वक्र प्रभाव। मंगल वक्री हो जाएंगे दिसंबर में। अब शास्त्र क्या कहते हैं कि कोई ग्रह अगर छठे में वक्री हो गया तो भी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर कोई ग्रह नीच की अवस्था में वक्री हो गया ना, तो उच्च ग्रह से भी स्ट्रांग हो जाता है। तो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे, कोई भी ग्रह वक्री होता है स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे शुभता भी बताई है उन्होंने। तो लाभ स्थान के मंगल है, वक्री हो गए, यानी कि क्या आपने इंटरव्यू देके रखे हुए थे कहीं पे कि मुझे जॉब चेंज करनी है, आपकी जॉब चली गई थी, आपने 10 जगह पे इंटरव्यू दिए थे, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे ही मंगल वक्री होंगे 7 दिसंबर को, उसके कुछ ही टाइम के अंदर आपको जॉब या तो नहीं मिल जाएगी, या फिर जहाँ पे आपने अप्लाई करके रखा था ना, वहीं से कॉल वापस आ जाएगा। कोई पैसा आपका डूब गया था, रिकवरी हो सकती है बिजनेस में। कोई पैसा अटक गया था, वापस आ सकता है। और मंगल क्योंकि आपके अष्टमेश हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, वसीयत आदि से लाभ, हिडन इनकम में बढ़ोतरी, और ऐसा पैसा जो आपका कहीं पे आपने उम्मीद ही हार दी थी, अब यहाँ से पैसा वापस आएगा नहीं, किसी ने आपका पैसा ले रखा था, वो दे ही नहीं रहा था, हो सकता है अचानक से ही वो व्यक्ति वापस बोले कि हाँ भाई मैं, फॉर एग्जांपल उसने आपको या आपसे उन्होंने 20 लाख रुपए लिए, तो बोलेंगे भाई मैं 15 लाख ही दे सकता हूँ, बाकी बाद में सोचता हूँ, लेकिन अभी इतना रखो। तो एक ये प्रभाव भी आपका दिख रहा है मंगल के अच्छे होने के कारण, मंगल के वक्री होने के कारण। जैसे हमारे नीच का कोई ग्रह अगर वक्री होता है तो और भी स्ट्रांग हो जाता है, ये भी अच्छा है। शुक्र मंगल का भी यहाँ पे एक समसप्तक योग बनेगा, ये भी विवाह की अपॉर्चुनिटीज आपके लेके आ सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल वक्री है, तो हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा एकदम विवाह हो जाएगा, लेकिन विवाह की तरफ बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर आपकी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो
आपका जो काम त्रिकोण है वो फिर से काफ़ी एक्टिवेट हो गया, मंगल राहु, और मंगल क्योंकि स्ट्रांग हो गए तो ये भी दर्शा रहा है कि आपकी कोई इच्छा दिसंबर के महीने में बड़ी पूरी हो सकती है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना, मैंने कहा ना कि बहुत वक्री ग्रहों का प्रभाव होगा। बुध वक्री, मंगल वक्री, गुरु वक्री, राहु वक्री चलते हैं, केतु वक्री चलते हैं, तो नव ग्रहों में से 5 ग्रह वक्र अवस्था में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी वक्री होंगे, तो होते ही है वक्र, लेकिन टोटलिटी में आपके 5 ग्रह उल्टे चल रहे होंगे वक्र अवस्था में। तो ये थोड़ा सा अलग सी एक ग्रहों की ऊर्जा होती है, और क्योंकि इसमें आपके खुद लग्नेश हैं तो हाँ, बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला पाएंगे। जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आपका अक्टूबर में ग्रहण से स्टार्ट हुआ था, वो एक अंतिम मुकाम पर पहुंचेगा, और जो आपने उस टाइम पे बदलाव करने के लिए कदम उठाए थे उसके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन नेगेटिव इसका प्रभाव यही रहेगा कि जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है, यानी कि दशा अंतशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव बदलाव भी आ सकते हैं। संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, और पुनः कहूँगा, बार बार कहूँगा, सेहत को लेकर आपको इस पूरे 3 महीने में बहुत केयरफुल रहना है, और सबसे ज़्यादा केयरफुल आपको साल के अंतिम भाग यानी कि दिसंबर में रहना है, क्योंकि वो महीना आपके लिए सेहत के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। केतु भी लग्न में है, लग्नेश वक्री हैं, लग्नेश यहाँ पे बहुत लंबे अरसे तक सूर्य के साथ रहेंगे जो 12वें घर के स्वामी हैं, अच्छा नहीं है। वक्री गुरु की दृष्टि जो आपके लिए मारक भी हैं, बाधक भी हैं। शनि भी देख रहे हैं, भले ठीक है आपके लिए, लेकिन रोग के स्थान के स्वामी हैं। तो और क्या बचा? तो दिसंबर के महीने में कन्या वाले जातकों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं, मंगल से त्रिकोण में है, छोटी मोटी इंजरी के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो बाकी सब ठीक है, बदलाव आएंगे, हैंडल भी आप कर पाएंगे, लेकिन 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 सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेस में भी अच्छा करेंगे, जॉब में कॉम्पिटिटिव बहुत रहेंगे, हाँ कलीग्स तंग करेंगे, लेकिन ओवरऑल आप कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सेहत एक ऐसी चीज़ है जो आपको अवश्य तंग करेगी। एक और गोचर होगा इस महीने सूर्य का, और सूर्य आपके 15 तारीख को आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, और यहाँ से वो आपके 10वें भाव को देखेंगे, यानी कि मिथुन को। तो सूर्य क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, जैसे ही 15 दिसंबर को गोचर होगा सूर्य महाराज का, तो जॉब चेंज के योग आपके बन जाते हैं, और जो लोग विदेश में जॉब ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी चौथे घर में, यानी कि घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, माता जी की सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, और साल के अंत में घर में झगड़ा आदि होने के भी योग हैं। और सूर्य क्योंकि यहाँ पे दिग्बल खत्म हो जाएगा उनका, इसीलिए आप देखेंगे कि आपका थोड़ा सा जो एक कॉन्फिडेंस है, या फिर आपकी जो एक पकड़ है जीवन पर, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि लोग आपकी बात बहुत आराम से यहाँ पे मानेंगे नहीं। तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ घर में ध्यान दीजिएगा, और घर की महिलाओं का और अपनी माता जी का, उनकी सेहत का आपको विशेष ध्यान देना है। वैसे कहने को एक और गोचर होगा इस महीने, लेकिन वो 28 दिसंबर को होगा शुक्र का, तो जनवरी में प्रभाव उसका ज़्यादा आएगा, तो इसमें मैंने इंक्लूड किया नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए ये पूरा ही 3 महीने का कालखंड बड़े बदलावों का है, बहुत कुछ मैंने बताया है। लेकिन पुनः एक बार इंडिकेट करूँगा कि क्योंकि लग्न पर सबसे पहले ग्रहण का प्रभाव हुआ, फिर लग्नेश पर भी प्रभाव था, फिर लग्नेश मारक भाव में आए, वक्री हो गए, फिर इतने सारे वक्री ग्रहों का प्रभाव, तो सेहत ही एक मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है जो आपको ज़्यादा तंग करेगी। तो इसका बहुत ध्यान देना है, और क्योंकि केतु लग्न में है अभी, तो वो उसको और इंटेंसिफाई करता ही है। इन सबका ध्यान दीजिएगा विशेषतः से अपनी सेहत का। अब उपाय की बात करते हैं। इसमें से एक उपाय को छोड़कर बाकी सारे उपाय आपने एक एक बारी करने हैं। एक उपाय है तो जो आप लगातार 5 दिन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेहत पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव दिख रहा है। क्या करना है, ये लगातार 5 दिन कीजिएगा। अगर नहीं कर सकते, बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोई बात नहीं, 1 दिन छोड़ के भी कर सकते, लेकिन एटलीस्ट 5 बार आपको उपाय करना है। आपको महादेव का शुद्ध दूध से अभिषेक करना है, बेलपत्र अर्पण करने हैं, और पुष्प माला अर्पण करनी है। ये करने के बाद आपको ओम सदा शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और महामृत्युंजय मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये विशेषतः सेहत के लिए है, इसलिए इसको 5 बार कीजिएगा, 5 दिन लगातार कीजिएगा। कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है। दूसरा, आपको गणपति जी को पंचामृत का भोग और 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाना है, और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है,
और गणेश चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये एक ही बार करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको मंदिर में जो पंडित जी हैं, जो पुजारी जी हैं, उनको कोई उपयोग की वस्तु, जैसे उनकी कोई धोती हो गई या कोई कपड़े की वस्तु का दान करना है, मिठाई के डब्बे का दान करना है और दक्षिणा, मिठाई का डब्बा, दक्षिणा और कोई कपड़ा, ये आपको वहाँ पे जो ब्राह्मण जी हैं, ब्राह्मण देवता है मंदिर में, उनको दान में दे के आना है। दान उपकार के भाव से मत किया कीजिए कि हम दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दक्षिणा का एक अर्थ होता है, कभी समझिएगा, बहुत बड़ा अर्थ होता है, लेकिन एक ऐसे भाव से कीजिएगा कि उपकार ना लगे। और दूसरा, आपको किसी भी, जो चौथा उपाय है, किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ भी आपको खाने का सामान, या अगर खाने का सामान नहीं दे सकते तो दक्षिणा या कुछ भी दान पुण्य, कुछ धन आदि आप दान कर सकते हैं। तो ये उपाय करें और सच्चे मन से करें, सच्चे विश्वास से करें, अवश्य जो नकारात्मकता है वो कम होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।